हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल इज वेल। और बच्चों, एग्जाम की तैयारी के क्या हाल चाल। सर जी बहुत बुरे हाल हैं, मत पूछो। क्योंकि ये मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा भाई। एक तरफ से पढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ सब भूलते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। क्यों समझ नहीं आ रहा पता है? क्योंकि अभी तक आपने मन लगा के पढ़ाई नहीं की है। तो आज हम इस चैप्टर को ना पूरे मन लगा के पढ़ेंगे, पूरे दिल से पढ़ेंगे, विद इमोशंस एंड फीलिंग्स के साथ आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और 8 से 10 नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में यहां से पक्के करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और वन शॉट में इस चैप्टर को आज हम कवर अप करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बेटा थोड़ा रिकैप लेते हैं क्लास 9th का। हमने देखा था भाई मैटर मैटर को हमने स्टडी किया था कैटेगराइज करके कि भाई प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सब पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, है ना। अब हम देखते हैं भाई, जो प्योर मैटर था वो हमने जाना था कि भाई एक तो होते हैं एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, अब जो एलिमेंट्स थे उनको डिवाइड किया गया भाई 3 कैटेगरी में, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को देख के, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देख के उनको कैटेगराइज किया। दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड तीसरे मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं भाई? जिनके पास कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं नॉन मेटल्स की, है ना। दोनों की प्रॉपर्टी जो शो करते हैं वो कहलाते हैं मेटेलॉइड्स। तो मेजरली हम लोग अपने एलिमेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके स्टडी करेंगे, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो देखो भाई मेटल एंड नॉन मेटल क्या होते हैं। अभी तक भाई एट प्रेजेंट केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। ठीक है ना। और बेटा जिनमें से मोर देन 90 एलिमेंट्स आर metals and 22 elements are non-metals and some are metalloids। ठीक है, तो जो पीरियोडिक टेबल है शो हो रहे हैं 118 एलिमेंट्स, इनमें से 90 से ज्यादा मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं और बाकी के मेटेलॉइड्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, क्या होते हैं मेटल और क्या होते हैं नॉन मेटल। नेक्स्ट स्लाइड देखो, यहां पर लिखा है मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले जानते हैं कि मेटल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे मान लो ये आयरन की रॉड है, ठीक है, अगर मैं इसका एक एंड हीट करूं तो दूसरा एंड भी हीट हो जाएगा, क्योंकि हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगी। ये हीट को कंडक्ट करेगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेगा। तो जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वेरी सिंपल, वो कहलाते हैं मेटल्स। और जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो कहलाते हैं नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ठीक है, एक्सेप्शन को बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट को छोड़ करके जितने भी है ना जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, वो कहलाते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन तो भैया केमिस्ट्री में लगे रहेंगे, केमिस्ट्री का दूसरा नाम ही बेटा एक्सेप्शन है। ठीक है, आगे देखो, फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, हैंस कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। भाई ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव आयन का फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। ठीक है, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं? नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, हैंस इसीलिए बोला जाता है इन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एलिमेंट से एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और नेगेटिव आयन को फॉर्म करते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल सोडियम, ये फॉर्म करेगा बेटा Na पॉजिटिव आयन, पोटेशियम K पॉजिटिव आयन, ठीक है, आयरन, कैल्शियम एटसेट्रा, ये सभी क्या है? मेटल्स हैं। इधर कार्बन, ठीक है, सिंबल C, सल्फर, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बेटा नॉन मेटल की कैटेगरी में आती है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो वी नो दैट कि 22 नॉन मेटल्स हैं। कितने नॉन मेटल्स हैं भाई? 22 नॉन मेटल्स। अब भाई इनमें से 10 जो नॉन मेटल्स हैं वो हैं सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड स्टेट में, और एक नॉन मेटल है दैट इज ब्रोमीन। ठीक है,
दैट इज ब्रोमीन, वो बेटा क्या है, लिक्विड स्टेट में है। और बाकी की जो 11 है वो क्या है, गैसेज है। क्या है, गैसेज स्टेट्स में है। ठीक है, तो ऑल गैसेज, जितनी भी गैसेज है ना, ऑल गैसेज, ठीक है, इंक्लूडिंग नोबल गैसेज, वो सभी की सभी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। ठीक है, अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंक्लूजन चलता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस बने रहते कि भाई ये H पॉजिटिव आयन देता है फिर भी ये नॉन मेटल है, क्यों? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं H पॉजिटिव नहीं, वो H नेगेटिव आयन भी देता है ना, H नेगेटिव आयन भी होता है, क्योंकि जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो NaH सोडियम हाइड्राइड बनाता है, तो यहाँ पर सोडियम Na पॉजिटिव होता है और H नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अभी के लिए ना हमें ज़्यादा दिमाग में कॉम्प्लिकेशंस लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो कि हाइड्रोजन इज अ गैस एंड इट इज़ नोन एज नॉन मेटल। ठीक है, और ये जो भाई पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं, और ये नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाते हैं, है ना। ये आते कहाँ से भाई, है ना, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं? ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, पहले लिखते हैं ना 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर्स लिखते हैं। देखो एटॉमिक नंबर 1, और इधर लिखते हैं भाई एलिमेंट्स। ठीक है, 1 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन। 11 से लेकर 20 तक इधर लिखते हैं एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स। 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन एंड 19 पोटेशियम, लास्ट 20 कैल्शियम। ठीक है, सभी को पता है 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर। अब फटाफट से कर लेते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हाइड्रोजन KLMN 1 2 2 कॉमा 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। ठीक है, अब इधर KLMN 2 कॉमा 8 कॉमा 1 2 कॉमा 8 कॉमा 2 2 कॉमा 8 कॉमा 3 2 कॉमा 8 कॉमा 4 2 कॉमा 8 कॉमा 5 2 कॉमा 8 कॉमा 6 2 कॉमा 8 कॉमा 7 2 8 8 आर्गन 2 8 8 1 एंड कैल्शियम 2 8 8 2। अब भाई देखो, सबसे पहले उनको पकड़ो जिनके लास्ट में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। किसके लास्ट में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन को भी छोड़ दो, 1 2 एंड 3। ठीक है, इधर देखो 1 2 एंड 3, है ना, और इधर 1 और 2। अब ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये भाई होना चाहते हैं ना स्टेबल। और कैसे होना चाहते हैं? ये चाहते हैं भाई मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह हो जाए। कौन नोबल गैसेस? जैसे ये नियॉन, इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर बेटा आर्गन, ये नोबल गैस है, इसके लास्ट में कितना 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बाकी के एलिमेंट्स भी चाहते हैं ना कि मेरे भी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन। अब कैसे करते हैं? तो भाई जिनके लास्ट में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? डोनेट कर देते हैं। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट में, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक, इसके लास्ट में 2 है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और इसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब लास्ट में रह कितने जाएंगे इन तीनों के पास? 2। ठीक है, तो इनके पास 2 रह जाएंगे लास्ट में K सेल में, तो इनकी डुप्लेट कंप्लीट मानी जाएगी, और ये नोबल गैस हीलियम की तरह बन जाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, स्टेबल हो जाएंगे। ठीक, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो क्या आएगा भाई? 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज, और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो 3 पॉजिटिव चार्ज। अब हम बाकी बात करते हैं भाई इधर सोडियम की। तो सोडियम के लास्ट में 1 है, 2 है, 3 है। 1 2 3 वाले क्या करते हैं भैया? याद रखो, 1 2 3 वाले क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। ठीक है, डोनेट करते हैं, और पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं क्या होने के लिए? स्टेबल होने के लिए, नोबल गैसेस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए। ठीक, तो भाई ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो Na के जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ कितना रह जाएगा लास्ट में? उसके 8, और वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये बनेगा Na पॉजिटिव।
ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो इसके लास्ट में भी 8 रह जाएगा, तो Mg 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो Mg 2 पॉजिटिव। इसी तरह से एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, और नीचे भाई पोटेशियम इसके लास्ट में 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, K पॉजिटिव। कैल्शियम के लास्ट में 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव, है ना। तो भाई ये जितने हैं ना जो 1 2 3 जिनके लास्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बना रहे हैं यही तो है मेटल्स, ठीक है। इसीलिए तो इनको बोला जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, है ना। तो यहां से आते हैं ऐसे लोग, ठीक। अब भाई उनको पकड़ो जिनके लास्ट में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये पकड़ लिए भाई हमने 3, इधर भाई पकड़ो 5 6 और 7, ठीक है। अब 5 6 7 वाले क्या करेंगे भाई, 5 वाला है ना वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 5 + 3 8 ऑक्टेट कंप्लीट। 6 वाला 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 6 + 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट। और 7 वाला 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, भाई इधर आओ, 1 7 + 1 ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। तो नाइट्रोजन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से एक्सेप्ट करेगा तो 5 + 3 8, इसकी भी लास्ट में 8 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो जब 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा ना तो नाइट्रोजन हो जाएगा बेटा N3 नेगेटिव। इसी तरह से 6 + 2 + 2, ठीक है, तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और फ्लोरीन पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, F नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आयन बना रहे हैं ना जिनके लास्ट में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, और इधर भी फॉस्फोरस 5 है लास्ट में तो P3 नेगेटिव, सल्फर S2 नेगेटिव, ठीक है। क्लोरीन Cl, इसमें भी बेटा लास्ट में 7 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो Cl नेगेटिव। तो भाई ये जो नेगेटिव वाले हैं ना कौन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स यहां से आते हैं जिनके लास्ट में 5 6 और 7 होते हैं, ठीक है। ये सब फॉर्मेशन ऑफ आयन 9th क्लास में हमने पढ़ रखा था, एक छोटा सा हमने क्विक रिवीजन लिया। जिनके लास्ट में 1 2 और 3 डोनेट करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और जिनके लास्ट में वही 5 6 7 होते हैं एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब बात आती भाई ये जो भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर, इनके लास्ट में कितने हैं, 4। इधर है सिलिकॉन, इसके लास्ट में कितने, 4। ये क्या है, ठीक है। 4 वाले क्या करते हैं, कुछ नहीं कर पाते, केवल और केवल शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं ये बेटा, शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग से जुगाड़ तुगाड़ लगा के अपने लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, और ये भी कहलाते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो अब कहानी समझ आई इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली, ठीक है। तो छोटी सी एक बात और समझते हैं। फर्स्ट एबंडेंट मेटल एल्युमिनियम, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अर्थ क्रस्ट में जो मेटल है वो है एल्युमिनियम, ठीक है। अप्रॉक्स 7% जो अर्थ क्रस्ट है बेटा वो एल्युमिनियम की है, ऐसे समझो, ठीक। सेकेंड एबंडेंट मेटल इज आयरन, अप्रॉक्स 4% है आयरन, ठीक है। उधर नॉन मेटल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, पाए जाने वाला नॉन मेटल है वो है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, अप्रॉक्स 50%, ठीक है। और सेकेंड अबंडेंट नॉन मेटल इज सिलिकॉन, अप्रॉक्स 26%, ठीक है। बेसिक सा इंट्रोडक्शन है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फॉर्म पॉजिटिव आयन, हैंस कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। फॉर्म नेगेटिव आयंस, ठीक है, हैंस कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। और एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, समझ गए। 22 नॉन मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स के बारे में धीरे धीरे सब समझ जाओगे, बिल्कुल चैप्टर के एंड तक ना ये चैप्टर ऐसे समझ जाओगे, ऐसा लगेगा अब तो भाई ये चैप्टर लेंदी है ही नहीं, ठीक है। बहुत छोटा सा चैप्टर लगेगा, क्योंकि जब समझ में आ जाएगा ना तो सब छोटा ही लगेगा, कोई लेंदी चैप्टर नहीं लगेगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, ठीक। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मींस जब हम किसी भी सब्सटेंस को हैमर से बीट करके उसे थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, थिन शीट में कन्वर्ट कर दें, और ये प्रॉपर्टी होती है भाई मेटल्स के पास, ठीक है। मेटल्स के पास मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल, ठीक है। क्या, कन्वर्ट इनटू थिन शीट, कन्वर्ट इनटू थिन शीट, हम इनको थिन शीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखो ये गोल्ड की थिन शीट है, ठीक है, थिन शीट बना लेते हैं, और हम लोग अपने लंच वगैरह को पराठे पैक करती है ना मम्मी वो सिल्वर की फॉइल में, ताकि वो गर्म बने रहें, ठीक है। तो वो सिल्वर की फॉइल है, सिल्वर इज अ मेटल, ठीक है। उसकी कितनी सी पतली सी फॉइल बना लेते हैं, उसे हम मैलिएबिलिटी कहते हैं, जब हम किसी भी चीज को थिन शीट में कन्वर्ट कर लें। तो ये प्रॉपर्टी बेटा मेटल्स के पास होती है, और ये प्रॉपर्टी आपकी नॉन मेटल्स के पास नहीं होती। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, ठीक है।
नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। ठीक है, आगे देखो दूसरी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स है स्ट्रेच करके थिन वायर में कन्वर्ट कर देते हैं ना, वायर्स बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए कॉपर के, एल्युमिनियम के। तो ये प्रॉपर्टी बेटा मेटल्स के पास होगी, डक्टिलिटी। ठीक है, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है, स्ट्रेच एंड कन्वर्ट इनटू वायर्स, कन्वर्ट इनटू वायर्स, हम इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते, ना ही मेलेबल होते, ना ही डक्टाइल होते। अगर हम ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं ना इनके साथ, ये टूट जाते हैं, दे आर ब्रिटिल। ठीक है, क्या लिखोगे, दे आर ब्रिटिल। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी। ठीक है, अभी हमने जाना कि दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन, नॉन मेटल्स, सॉरी मेटल्स, है ना, मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करवाते हैं। ठीक है, एंड द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के बेटा बैड कंडक्टर्स होते हैं, और सिर्फ इकलौता ऐसा नॉन मेटल है, दैट इज ग्रेफाइट, दैट इज ग्रेफाइट। ठीक है, दैट इज ग्रेफाइट, जिसकी हमारी बेटा पेंसिल की नुक बनाई जाती है, ग्रेफाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। ठीक है, ग्रेफाइट इज ओनली अ नॉन मेटल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, फोर्थ प्रॉपर्टी लस्चर। लस्चर मीन्स शाइनी, मेटल्स आर लस्चरस, शाइनी। ठीक है, मेटल्स आर शाइनी। ठीक है, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, ये देखिए प्लेटिनम, गोल्ड, सब शाइनी होते हैं। ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम तक ये शाइनी बने रहते हैं। मेटल्स आर शाइनी एंड नॉन मेटल्स आर नॉट लस्चरस, दे आर डल। वो दिखने में कैसे होते हैं, डल। नॉन मेटल्स आर डल। ठीक है, नॉन मेटल्स आर डल। अब इसमें भी ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आयोडीन, एक्सेप्ट आयोडीन। ठीक है, आयोडीन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, जिसकी अपीयरेंस बेटा कैसी होती है, शाइनी होती है, चमकीली होती है। ठीक है, नेक्स्ट सोनोरस। सोनोरस क्या है, सोनोरस एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की जो एक बेटा ना क्वालिटी साउंड को प्रोड्यूस करती है। इसीलिए हम मेटल्स की बेल्स को टेम्पल में और स्कूल में लगाते हैं ना, स्कूल में घंटी बजती है, टन 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 टन, छुट्टी हो गई भाई, बच्चे कितना खुश हो गए, चलो भाई घर चलते हैं। ठीक है, तो मेटल्स आर सोनोरस, इस प्रॉपर्टी को सोनोरस कहते हैं जो एक क्वालिटी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस। ठीक है, एंड नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। ठीक है, नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ पढ़ते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। इससे हमें याद रहता है ना कि कौन सी चीज, जैसे मेलिबिलिटी, मेटल्स आर मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, डक्टिलिटी, मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, कंडक्ट हीट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट हीट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ऐसे ना एक बिल्कुल एक ऐसे तरीके से पढ़ाई करो कि सारी चीजें ना बनी रहे को ना इजी वे में उनको पढ़ो। ठीक है,
तो आगे देखिए फिजिकल स्टेट। अब मेटल्स की क्या फिजिकल स्टेट है भाई? मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मैं कहता हूँ सभी के सभी मेटल्स जनरली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, दैट इज मरकरी। ठीक है, मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स। ठीक है, एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मरकरी। ठीक है, एक्सेप्ट मरकरी। ठीक है, मरकरी सॉलिड नहीं होती एक्सेप्ट मरकरी, दैट इज लिक्विड। मरकरी की जो बेटा फिजिकल स्टेट होगी वो क्या होगी? लिक्विड होगी। ठीक है, तो मरकरी इज नॉट अ सॉलिड एंड नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आपको तीनों स्टेट में देखने को मिलेंगे। नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, तीनों। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया 10 आर सॉलिड्स, वन नॉन मेटल दैट इज ब्रोमीन, लिक्विड होगी। ठीक है, एंड रेस्ट 11 नॉन मेटल्स आर गैसियस। ठीक है, वो गैसियस स्टेट में होंगे। तो मेटल्स सिर्फ सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, मरकरी दो जो कि लिक्विड होती है, नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट में होते हैं। ठीक है, आगे देखो भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी, तो मेटल्स की बेटा ना डेंसिटी हाई रहती है। कैसी रहती है? हाई रहती है। मेटल्स आप देखोगे तो एक तरीके से हम नॉर्मल समझ, उनका जो वजन होता है वो नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा डेंस होंगे, उनके जो पार्टिकल्स होंगे बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज रहते हैं। ठीक है, तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, और नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो रहती है। ठीक है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो रहती है। ठीक है, और एक्सेप्ट, इसमें थोड़ा सा आप एक्सेप्शन लिखो, एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, इन मेटल्स की डेंसिटी लो रहती है, एक्सेप्शन हो गया। ठीक, नेक्स्ट हार्डनेस। हार्ड, मेटल्स आर वेरी हार्ड। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड। ठीक है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट दीज थ्री, एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इनको छोड़कर सभी के सभी मेटल जनरली कैसे रहते हैं? हार्ड रहते हैं। एंड नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, कह सकते हैं हार्ड नहीं होते हैं, सिर्फ बेटा एक को छोड़ के, और वो कौन? एक्सेप्ट डायमंड। ठीक है, एक्सेप्ट डायमंड। ठीक है, डायमंड क्या है? इज ए नेचुरल सब्सटेंस जो अमोंग द सभी सब्सटेंसेस से हार्ड होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है, इसको याद रखना। एक्सेप्शंस जो हैं, ज्यादा क्वेश्चन बेटा एक्सेप्शन से बनते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी इजी, लेकिन इनके एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनते हैं। एक्सेप्शन को भी साथ ही साथ पढ़ते हुए हम लोग चल ही रहे हैं। ठीक है, एंड लास्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का बेटा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, एक्सेप्ट दीज थ्री, लिथियम, सोडियम, ठीक है, एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इन तीन को छोड़ के मेटल्स का जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। ठीक है, जैसे आयरन की बात करें, जब हम आयरन को मेल्ट करते हैं तो अप्रॉक्स 1535 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रहती है आयरन को। 1035 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रहती है, तब जाकर के आयरन जो है वो मेल्ट हो पाता है। और नॉन मेटल्स की बात करें तो बस उसका उल्टा लिख दो, नॉन मेटल्स का जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है। ठीक है, तो non-metals have generally
लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है, एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है, क्योंकि हार्डनेस की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई रहता है, ठीक है। चलो अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली, अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 में आया, कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर इज नॉट रिजेंबल फॉर द सेम, नॉट, ठीक है, कौन सी कॉपर की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, मेलिएबिलिटी, कॉपर इज अ मेटल, मेटल मेलिएबल होते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, हीट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, और मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है, हाई रहता है, ठीक है, तो ये तीनों तो जो है वो कॉपर की प्रॉपर्टी हो गई क्योंकि कॉपर एक मेटल है, ठीक। अब यहां पर लिखा हाई रिएक्टिविटी, ये नहीं होगा बेटा, हाई रिएक्टिविटी ये कॉपर की प्रॉपर्टी नहीं है, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हमें देना है कि नॉट, नेगेटिव वाला आंसर देना कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये तीन तो हो गई प्रॉपर्टी, ये नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग द मेटल विच इज लोएस्ट डेंसिटी, डेंसिटी लो होती है, देखो मेटल्स की डेंसिटी हाई रहती है, लेकिन क्या तीन एक्सेप्शन बोले थे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो मैग्नीशियम, लेड, एल्युमिनियम तीनों काट दो, ये गलत हो जाएंगे, ठीक है, लिथियम इज द राइट आंसर, तो लिथियम की डेंसिटी क्या रहती है, लो रहती है, एक्सेप्शन से आ गया ना देखो क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो पहली प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और करते हैं तो भाई क्या बनाते हैं, ठीक है, बेसिक सा फंडा याद रखो कि जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ बेटा रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनेगी और इसका नेचर रहेगा बेसिक, कैसा रहेगा, बेसिक, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। जब हम इसमें बेटा रेड लिटमस को, एक मॉइस्ट मेटल ऑक्साइड में रेड लिटमस को डिप करें तो रेड लिटमस कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, जो इंडिकेट ये करेगा कि ये बेसिक नेचर की ऑक्साइड है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल समझते हैं, देखो जैसे हमने लिया सोडियम और उसको रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ तो बना सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, कौन सी मेटल ऑक्साइड बनी, सोडियम ऑक्साइड, और नेचर कैसा होगा इसका, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। अब जब बेसिक ऑक्साइड है तो जब बेसिक ऑक्साइड को भैया हमने वाटर में डिसॉल्व किया, अब वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, बेस मिलेगा, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक अल्कली, ठीक है, अल्कलीज क्या होते हैं, जो बेसिस वाटर में सोल्यूबल रहते हैं, है ना, तो मेटल ऑक्साइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक। नेक्स्ट, एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन 4Al plus 3O2 दैट गिव्स, मेटल ऑक्साइड कौन सी बनेगी, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगी, और ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होती है ना बेटा, इसको कहते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड, एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होती है, ऐसी ऑक्साइड जो एसिडिक, ठीक है, ऐसी ऑक्साइड जो एसिड और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करती है, दोनों नेचर शो करती है, एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जब हम इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तब भी रिएक्ट कर जाएगी, और जब हम किसी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तब भी रिएक्ट कर जाएगी, है ना, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तब ये बेस की तरह बिहेव करेगी, तो बेस प्लस एसिड क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट, ठीक है, और जब हम इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगी, तो एसिड प्लस बेस तब भी क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट, तो दोनों नेचर शो करती है, एसिडिक एंड बेसिक, याद रखना, उसे कहते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड। और इसी का सेकंड एग्जांपल है जिंक, जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आल्सो जिंक ऑक्साइड इज नोन एज एम्फोट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। यहां से बनते हैं क्वेश्चन एम्फोट्रिक ऑक्साइड से, तो ये दो एग्जांपल एम्फोट्रिक ऑक्साइड के याद रखने हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, है ना, अभी हमने मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से स्टडी कर ली, अब हम स्टडी करेंगे साथ ही साथ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, भैया नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। देखो भाई, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब बनता है नॉन मेटल ऑक्साइड, जो कि होती है एसिडिक नेचर की, है ना, और बेसिक, ठीक है, थोड़ा सा बेटा यहां पर मिसप्रिंट है, ये गलत है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर की होती है या तो फिर न्यूट्रल, ठीक है, कुछ मेटेलिक ऑक्साइड बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड भी होती हैं, ठीक है, न्यूट्रल
ऑक्साइड, एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक, थोड़ा सा यहां पर मिसप्रिंट हुआ है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स नॉन मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल बेटा, सपोज दैट कार्बन इज अ नॉन मेटल, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। कैसा होगा बेटा? एसिडिक होगा। एसिडिक ऑक्साइड बोले तो ना, जब हम इस एसिडिक ऑक्साइड में ब्लू लिटमस को डिप करें और चेक करें तो ब्लू लिटमस का कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, है ना, क्योंकि एसिड है। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है ना, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा कौन? एसिड। तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो क्या होती है भाई? एसिडिक ऑक्साइड होती है। और कुछ क्या होती है भाई? न्यूट्रल ऑक्साइड भी फॉर्म करती हैं, आगे देखेंगे वो वाली बात हम। ठीक है, और ये एसिडिक ऑक्साइड है भाई, इसका पता कैसे चलेगा? एक तो हमने इंडिकेटर से पता लगा लेना है। दूसरा, एसिडिक ऑक्साइड क्या है भाई? जब उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगी? एक एसिड फॉर्म करेंगी। क्या फॉर्म करेंगी? एसिड फॉर्म करेंगी, है ना। जैसे कि क्या था? मेटल था, मेटल से मेटेलिक ऑक्साइड बनती थी, वो बेसिक नेचर की होती थी। जब बेटा हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते तो क्या मिलता था? हमें एक अल्कली मिलता था, जो कि क्या था? बेस था, है ना। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, उसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो मिलेगा हमें एक एसिड। कौन सा एसिड? H2CO3, कार्बोनिक एसिड, है ना। कौन सा एसिड मिलेगा भाई? कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई, सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन और क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑल्सो एन एसिडिक ऑक्साइड। एंड थर्ड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो हमें कौन सा एसिड मिलेगा? सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो ये बात कॉमन है कि एसिडिक ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हमें देते हैं एसिड्स। क्या देते हैं? एसिड्स। कौन से एसिड्स भाई? जब CO2 को H2 में डिसॉल्व करोगे बनेगा कार्बोनिक एसिड H2CO3, फिर हमने बनाई सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो बनेगा भाई सल्फ्यूरस एसिड। क्या बनेगा? सल्फ्यूरस एसिड। ऐसे ही जब हम कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होती है CO, वो बेटा होती है न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या होती है? न्यूट्रल ऑक्साइड। और दूसरा हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन नॉन मेटल और ऑक्सीजन नॉन मेटल, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनेगा H2O। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ न्यूट्रल ऑक्साइड। पानी क्या होता है? वाटर। H2O होता है ना, तो न्यूट्रल ऑक्साइड का एग्जाम्पल H2O, इसको याद कर लो। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। ठीक है, उससे पहले कुछ क्वेश्चन है भाई, CBSE 2024 में आया ये क्वेश्चन है, ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक। एल्युमिनियम और जिंक की ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एल्युमिनियम और जिंक कौन सी ऑक्साइड बनाते हैं भाई? एम्फोट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं ना। समझ गए बात के लिए? आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद HCl। HCl क्या है? एक एसिड है। ठीक है, और एज वेल एज KOH। KOH क्या है भाई? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है। ऐसी ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएं, है ना, वो एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स कहलाती हैं। और कौन सा इनमें से एम्फोट्रिक ऑक्साइड है? कॉपर ऑक्साइड नहीं है भाई, सोडियम ऑक्साइड नहीं है भाई, पोटेशियम ऑक्साइड नहीं है भाई, ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक, Al2O3, राइट आंसर इज एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। बन गए ना क्वेश्चन? देखो भाई हमारे यहां से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ठीक है, तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं भाई, तो कुछ तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ करते हैं हॉट वाटर के साथ रिएक्ट। ठीक है, और कुछ मेटल्स क्या होते हैं? स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो भाई जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, चाहे वो हॉट हो चाहे वो कोल्ड हो, ठीक है, तो वो बनाते हैं भैया मेटल हाइड्राइड। क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना। मेटल प्लस वाटर आइदर कोल्ड या फिर हॉट हो तो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, आगे जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता तो स्टीम का भी सेम फॉर्मूला रहेगा H2O, है ना। वाटर चाहे सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो, चाहे गैसियस स्टेट में, फॉर्मूला सेम रहता है H2O। ठीक, तो बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये बेसिक फंडा याद रखना है। ठीक है, जब वाटर के साथ लिक्विड स्टेट में, ठीक है, रिएक्ट करेगा मेटल तो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, और जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं भाई,
पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सभी कोल्ड वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं भाई, हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, Mg+H2O बनेगा MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। एंड थर्ड वन एग्जांपल इज एल्युमिनियम, एल्युमिनियम रिएक्ट विद स्टीम, ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, बनता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। अभी अभी हमने पढ़ा भी एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होती है, एम्फोटरिक ऑक्साइड होती है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये थी भाई मेटल की प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। क्या नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, है ना, क्या भाई नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, नहीं करते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन और स्टीम, ठीक है, चाहे स्टीम हो, चाहे कोल्ड हो, चाहे हॉट हो, कैसा भी वाटर हो, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब आ गई भाई रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब आगे की जो केमिकल प्रॉपर्टी, उससे पहले हम जान लेते हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है मेटल्स की। देखो भाई कुछ मेटल्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। कुछ क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब ये हुआ कि हमने एक ऑर्डर बनाया है ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर वाला जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, और नीचे वाला जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, घटेगी, ठीक है। नीचे वाला सबसे क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा। और हमने एक बेस लिया है, क्या लिया, हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले आपके मेटल्स लिखे हुए हैं ये सब क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। और हाइड्रोजन से जो नीचे लिखे हैं वो क्या, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। इसका मतलब भाई ये हुआ कि जब हम रिएक्शन करवाएंगे ना तो नीचे वाला जो है वो क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा, ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव, ऊपर वाला सुपीरियर होगा, ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था कि भाई एक हाई रिएक्टिव जो है वो एक लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है ना, तो वो यहीं से कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको क्या रटोगे भाई, पोटेशियम से कम रिएक्टिव सोडियम, सोडियम से कम रिएक्टिव कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इसको रटना नहीं है भाई, मैंने भी अपने टाइम पे ना एक ट्रिक से इसको याद किया था, और वो ट्रिक क्या थी वो बताता हूं मैं आपको। देखो भाई पी से पोटेशियम, तो ट्रिक लिखते हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, ठीक है, ए फॉर एल्युमिनियम, ए जेड से जेब्रा, ए जेब्रा, आई लाइक हर, आई लाइक हर, कॉल मी, ठीक है, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट गर्ल, है ना, कॉल मी स्मार्ट गर्ल, ठीक है। इस ट्रिक से इसको याद करते हैं। देखिए भाई प्लीज, पी से पोटेशियम, एस से सोडियम, सी फॉर कॉलिंग, सी से कैल्शियम याद रहेगा, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्युमिनियम, जे से जेब्रा, आयरन लाइक आई, ठीक है, हर में है ना, एच से हाइड्रोजन, सी से कॉपर, एम से मरकरी, एस से सिल्वर, जी से गोल्ड। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट गर्ल, ठीक है। तो भाई ये बहुत पुरानी ट्रिक है, मैंने भी अपने टाइम पे इसी ट्रिक से याद किया था, आज भी मुझे ये ट्रिक याद है, ठीक है। तो इस ट्रिक से हम रिएक्टिविटी सीरीज को याद करते हैं। अब इस सीरीज का कहाँ पर क्या एप्लीकेशन है वो देखते हैं भाई नेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है भाई, ये जो रिएक्शन है मेटल की अब होने वाली है डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। तो देखो भाई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट। हमने एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में भी पढ़ा था भाई, एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करते, तो मेटल क्या करता है, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है भाई, हटा देता है, और क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। अब हाइड्रोजन को कौन हटाएगा, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन, ठीक है। अब देखो एग्जांपल में लिया भाई सोडियम, सोडियम क्या कर रहा है, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो सोडियम क्या करेगा भाई, यहां से हाइड्रोजन को हटा देगा, भाई तुम निकलो यहां से, तुम निकलो, ठीक है, और उसकी जगह ले लेगा, क्या बनेगा, सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा भाई, रिमूव हो जाएगा। देखो भाई रिएक्टिविटी सीरीज में तो जो हाइड्रोजन से है ना, हाइड्रोजन से सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये ज्यादा वाला ये नीचे वाले को क्या कर देगा, हटा देगा, भाई वो सुपीरियर है, सुप्रीम है, तुम नीचे हो भाई, तुम खिसको, है ना, तुम खिसको यहां से, वो इसको खिसका देगा, ठीक।
तो आगे देखो भाई दूसरा एग्जांपल एल्युमिनियम, ये भी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करके क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट देखो भाई कॉपर, कॉपर ने हाइड्रोजन क्लोराइड में से हाइड्रोजन को नहीं कर पाया डिस्प्लेस, इसलिए रिएक्शन नहीं हुई, नो रिएक्शन। क्यों नहीं हुई, वो इसलिए नहीं ना भैया कि देखो भाई हाइड्रोजन से कम है कॉपर, कॉपर क्या है नीचे है, अब नीचे वाला ऊपर को थोड़ी कर पाएगा डिस्प्लेस, ये कम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव वाला ज्यादा रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है ना। तो फिर क्या करेगा भाई, कर ही नहीं पाएगा डिस्प्लेस, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो इसीलिए क्या होगा, Cu प्लस HCl दैट गिव्स नो रिएक्शन। अब भाई देखो क्या रिएक्शन जो है नॉन मेटल की एसिड के साथ है पॉसिबल, नहीं है भाई, नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एनी टाइप ऑफ एसिड, किसी भी टाइप ऑफ एसिड से नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते। बात क्लियर कट है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एनी टाइप ऑफ एसिड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन, मेटल जो है बेटा वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। देखो भाई मेटल भाई साहब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड। मेटल लिया हमने सोडियम और रिएक्शन करवाई उसकी हाइड्रोजन से, क्या बना भाई, मेटल हाइड्राइड। कैसे बना भाई मेटल हाइड्राइड, ठीक है, तो Na पर होता है भाई पॉजिटिव, Na पॉजिटिव आयन, और हाइड्राइड, ये हाइड्राइड आयन बेटा नेगेटिव, H नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव अट्रैक्ट विद H नेगेटिव बन जाएगा NaH, सोडियम हाइड्राइड। और जो अपोजिट आयन से बनना है ना, ये क्या बनना है, आयनिक, इसे बोलते हैं ना आयनिक कंपाउंड, तो ये हमारे आयनिक हाइड्राइड होते हैं। ठीक है, ऐसे ही बेटा कैल्शियम है, कैल्शियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन तो बनेगा कैल्शियम हाइड्राइड CaH2। ठीक है ना, CaH2, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, H निगेटिव, ठीक है, तो बनेगा CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, तो मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। ये बेसिक सा जो फंडामेंटल है ना, ये फंडा ये याद रखना है आपको, मेटल प्लस हाइड्रोजन दैट गिव्स मेटल हाइड्राइड। ठीक, आगे देखो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। ठीक है, क्या नॉन मेटल भाई रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन से, हाँ भाई करते हैं रिएक्शन। ठीक है, देखो भाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद नॉन मेटल, सल्फर इज अ गैस, नॉन मेटल है, तो जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, देखो हाइड्रोजन रिएक्ट विद सल्फर तो बनेगा भाई हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, और ये जो हाइड्राइड बनेगा ना, ये होगा कोवेलेंट हाइड्राइड। ठीक, कोवेलेंट मींस यहां पर आयंस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नहीं बना। ठीक है, यहां पर क्या हुआ भाई, कोवेलेंट बॉन्ड है इनके बीच में, तो जो H2S है इसलिए उसको बोलते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बनते हैं कम। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, कोवेलेंट, ठीक है, ये सभी इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हालांकि कोवेलेंट वाला जो टॉपिक है CBSE ने उसको क्या कर दिया, अभी रिड्यूस कर दिया हमारे सिलेबस से, लेकिन फिर भी हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत अच्छे से कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं, हाइड्रोजन प्लस सल्फर, और बनेगा हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो गैस होती है ना बेटा, रॉटन एग से निकलती है, जब ना एग होंगे, जब वो एग सड़ जाते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर, सड़े हुए अंडों से जो अनप्लीजेंट स्मेल आती है बेटा, वो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की। सिमिलरली हम एक एग्जांपल और भी बता सकते हैं, अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन H2, ठीक है, दैट गिव्स NH3, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन डायरेक्ट कंबाइंड विद हाइड्रोजन दैट फॉर्म्स अमोनिया NH3। ठीक है, रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस करते हैं, 3H2 2NH3। ठीक है, N2 प्लस 3H2 दैट गिव्स NH3 अमोनिया। ठीक है, एमोनिया। ठीक, ये भी क्या होगा हमारा, एक कोवेलेंट हाइड्राइड होगा। ठीक है, समझ गए ना इतना। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन, ये चारों रिएक्शन बेटा हमने स्टडी की, और इनके साथ चारों रिएक्शन हमने नॉन मेटल्स की भी स्टडी कर ली। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लिया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। आगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते, तो कैसे तो बाद में समझेंगे, पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट क्यों करता है ना, वाई। ठीक है, रिएक्ट क्यों करते हैं,
ठीक है। देखो भाई कोई भी चाहे मेटल हुआ चाहे वो नॉन मेटल हुआ, ठीक है, वो बनना चाहते हैं कि भाई हमारा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह हो जाए, नोबल गैसेस की तरह हो जाए। जैसे नोबल गैसेस के लास्ट में, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हीलियम की क्या होते हैं लास्ट में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे भी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब होते हैं तो हमारे भी लास्ट सेल में 8 या फिर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ताकि भाई हम भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाएं। तो सीधी सी सिंपल सी बात है कि एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ रिएक्ट इसलिए करता है स्टेबल होने के लिए, ठीक है, अपने आउटर मोस्ट सेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है, एंड टू बिकम एज ए नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल भाई नोबल गैसेस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है, बस यही इसका आंसर है क्यों करना चाहता है, ठीक है। अब हम समझेंगे कैसे करता है, ठीक है। तो एक नजर डालते हैं भाई, नोबल गैसेस हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 10 18 36 54 एंड 86 करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, तो लास्ट वाले सेल में कितना आएगा 2, इसकी डुप्लेट कंप्लीट रहती है हीलियम की, ठीक है। इसके बाद नियॉन 10 2,8 लास्ट में 8 है, आर्गन के भी लास्ट में 8 है, क्रिप्टॉन के भी लास्ट में 8 है, जिनॉन 8 8, सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है। ये इनर्ट गैसेस है बेटा, ऑलरेडी स्टेबल है, इनको किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, अनरिएक्टिव गैसेस बोली जाती है ये, ठीक है। किसी के साथ कोई लेना नहीं कोई देना नहीं है ना, बिल्कुल अपने अलग ही दुनिया में रहती हैं, क्योंकि भाई ये पहले से ही स्टेबल हैं। अब ऐसे ही तो होना चाहते हैं मेटल और नॉन मेटल, कि उनके भी लास्ट में क्या आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, या फिर के शेल में 2 हो जाए, भाई हम भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो उसके पीछे की कहानी क्या है, वो कहानी ये है। अब वो क्या करते हैं कि वो भाई 8 लाने के लिए या फिर 2 लाने के लिए क्या करते हैं, देखो कुछ ना कुछ अपना भाई जुगाड़ लगाते हैं, और वो क्या लगाते हैं वो पता लगेगा कि जब हम इनका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो कुछ सर्टेन से एलिमेंट्स यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, और हम इनका लिखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम 3, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई 2,1, फ्लोरीन 2,7, सोडियम 11 2,8,1, मैग्नीशियम 2,8,2, एल्युमिनियम 2,8,3, ठीक है, ऑक्सीजन 2,6 एंड कार्बन 2,4। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो भाई लिथियम के लास्ट में 1 है, कितना है 1 है उसके एलसीएल में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम का कितना होगा 1, ठीक है। फ्लोरीन के लास्ट में 7 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, और सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, और एल्युमिनियम का 3, ऑक्सीजन का 6 एंड कार्बन का 4। ये तो रहे इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये स्टेबल है, नहीं है ना, तो किसी के लास्ट में 2 है ताकि डुप्लेट कंप्लीट हो, और ना ही किसी के लास्ट में 8 है कि इनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो। अब ये करेंगे क्या, ठीक है, देखो सॉरी, पहली बात भाई जिनके लास्ट में 1 2 और 3 होते हैं वो क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं भैया, दान कर देते हैं, और दान करने वाला माना जाता है धनी होता है ना। तो जब वो डोनेट करते हैं तो उन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो भाई देखो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में दिखाई दे रहा है, इसका ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन भाई इसका डोनेट हो जाएगा, तो मान लो भाई इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, अब इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2। अभी किसकी तरह लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। तो ऐसे ही क्या होगा भाई, देखो ये अपने क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लास्ट से क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। अब सोडियम का देखो 11 2,8,1, तो ये भी क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है, चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, लास्ट में क्या रह जाएगा 2,8 नियॉन की तरह हो गया ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो ऐसे ही नहीं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया भाई, तो जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने डोनेट किया है ना, तो भाई किसी को जरूरत भी होगी, तो किसी ने उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा। किसी ने क्या किया होगा, वो उसने नॉन मेटल ने एक्सेप्ट किया होगा, ठीक है, और क्या बना लिया होगा, नेगेटिव आयन, ठीक। तो पहले ये देखो भाई कि भाई साहब इन्होंने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो इनके पास आएगा इनका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बनाएगा Li पॉजिटिव, ठीक है। और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बनेगा Na पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बनेगा Mg2 पॉजिटिव, और एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बनेगा Al3 पॉजिटिव। तो ये तो कहानी यहाँ तक की समझ आई, ठीक है। 1 2 3 वाले डोनेट करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। अब देखो जिनके लास्ट में वही
5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो क्या करेंगे, डोनेट करने से अच्छा है वो एक्सेप्ट करेंगे। क्यों भाई, जिनके लास्ट में 5 है, ठीक है, जिनके लास्ट में 6 है और जिनके लास्ट में 7, अब देख लो भाई किसके लास्ट में 6 और 7 है, तो ये 6 है, ये क्या 6 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देगा, ठीक है। तो भाई 6 देने से अच्छा है ना कि 2 ही तो चाहिए, 2 ले लो, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो 6 + 2 क्या हो जाएगा, 8। अब भाई इसके लास्ट में भी क्या हो जाएगा, 8 हो गया ना इसका नोबल गैसेस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और 7 वाले को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 7 वाला 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। 7 वाला 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना, तो उस पर आएगा बेटा एक नेगेटिव चार्ज, F नेगेटिव, ठीक है, F नेगेटिव। तो ऑक्सीजन है, इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 + 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, आएगा O2 नेगेटिव, ठीक है। समझ गए ना बात के लिए। तो अब ये क्या बन गए, आयंस बन गए, ठीक है। ये किसकी फॉर्म में आ गए, आयंस की फॉर्म में आ गए, ठीक है। ये भाई आयंस की फॉर्म में आ गए, इसीलिए तो अब ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है, आगे की कहानी को। देखो फ्लोरीन को देना है भाई, सॉरी फ्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 7 + 1 बनाने, 1 क्या चाहिए भाई इसको, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 चाहिए। और भाई लिथियम को नहीं चाहिए, लिथियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है। तो लिथियम क्या करेगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो कौन ले लेगा, फ्लोरीन, यानी नॉन मेटल ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया, और ये जो मेटल है ना फ्लोरीन, उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। तो इनके बीच में क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया, है ना, आपने कोई चीज दी, मैंने कोई चीज लिया, मैंने कोई चीज दी, आपने कोई चीज ली, ठीक है। तो हमारे बीच क्या बन गया, भाई रिलेशन बनना है, ठीक है। तो उस रिलेशन को नाम देते हैं कि बॉन्ड बन गया, क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, है ना। तो इसीलिए तो मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कर गए, ठीक है। देखो क्या बनेगा, Li, ठीक है, लिथियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और वो किसने ले लिया, फ्लोरीन ने, F, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, ठीक है। दूसरा सोडियम को भी भैया अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना है, और 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको है, फ्लोरीन को, तो क्या बनेगा, NaF, सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड, ठीक। अब आगे देखो, मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कितना, 2 Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। और ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 + 2। तो मैग्नीशियम जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अगर वो ऑक्सीजन ले लेती है तो वही ऑक्सीजन का भी काम हो गया, 8 हो गए। और मैग्नीशियम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, वो उसका भी काम चल गया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद उसके लास्ट में कितने रह जाएंगे, 8। तो यहाँ पर क्या होगा, देख लेते हैं भाई, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में एक रिलेशन बना देते हैं कि मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब देखो भाई एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के पास है लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला कोई दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, जिसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, भाई ऑक्सीजन को तो सिर्फ 2 ही चाहिए, ऑक्सीजन को सिर्फ 2 ही चाहिए, है ना। और फ्लोरीन को तो सिर्फ 1 ही चाहिए। अब ऐसा कौन सा आएगा जिसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि जिसको सिर्फ 2 चाहिए 3 चाहिए उसी के साथ रिएक्ट करें, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन के एटम को बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर ऑक्सीजन के ऐसे कितने एटम आ जाएं, 3 आ जाएं, कितने आ जाएं, 3, तो O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ठीक है, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, टोटल कितना हो गया, 6 नेगेटिव हो गया ना, 3 ऑक्सीजन के एटम, ठीक है। 3 ऑक्सीजन के एटम जब आएंगे, और एल्युमिनियम के कितने, 2 एटम, Al3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, ठीक है, एल्युमिनियम के 2, ठीक है। तो ये जो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एल्युमिनियम डोनेट करेगा, 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और टोटल 3 ऑक्सीजन जब आएंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, 2 + 2 + 2 6। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेंगे, और एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा भाई, कितने एल्युमिनियम, 2, Al2, कितने ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन को, भाई 3 ऑक्सीजन, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसे ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और डोनेट वाला किस्सा है, वो यहीं से अराइज हुआ है भाई, कि मेटल और नॉन मेटल बस कुछ नहीं, नोबल गैसेस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए रिएक्ट करते हैं, समझ गए। अब कहानी बची है बस इसकी 4 वाले की, कि 4 वाला क्या करेगा, 4 डोनेट कर दे तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाए,
या 4 किसी से एक्सेप्ट कर ले तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ना भैया ना, ये ना तो डोनेट करता ना एक्सेप्ट करता, केवल और केवल क्या करता है, शेयरिंग करता है। क्या करता है, शेयरिंग करता है। और इस अकेले के ऊपर, और ये शेयरिंग से इतने ज्यादा कंपाउंड बना देता ना, इतने ज्यादा कि इस अकेले के ऊपर ना पूरा एक चैप्टर है जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो अभी इसको ना होल्ड पे डाल दो भैया, तुम्हें हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तुम्हें तो हम देखेंगे बाद में। ठीक, उससे पहले करते हैं क्वेश्चन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ नॉन मेटल कैन बी। नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या होते हैं, जो भाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। कौन करता है, जिनके लास्ट में 5 6 और 7 होते हैं। तो 5 6 7 वाला ऑप्शन ढूंढ लो, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सीबीएसई 2023 पूछा जाता मेटल। तो मेटल क्या होते हैं, जो पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो 1 2 और 3 वाला ऑप्शन सही होता है, ये वाला। ठीक है ना, बहुत इजी बिजी क्वेश्चन था, सीबीएसई 2023, 1 मार्क्स, 1 नंबर वही पक्का हो गया यहाँ से। ठीक है, चलो आगे की थ्योरी देखते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, देखो भाई, जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, हमने जान लिया भाई क्यों रिएक्ट करता है। ठीक है, जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, यानी कि अपोजिट आयन बनते हैं, एक नेगेटिव आयन एक पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो आयंस क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं जहां पर। ठीक है, वो कैसे होगा, आयंस का फॉर्मेशन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ठीक है, मेटल क्या करेगा, डोनेट करेगा। नॉन मेटल क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और जब एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो भाई नॉन मेटल भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, दूसरा नॉन मेटल भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो भाई कहानी खराब हो गई। ठीक है, तुम्हें भी चाहिए तुम्हें भी चाहिए, तो देने वाला कौन है यहाँ पर भाई, इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। ठीक है, तो अब क्या होगा इन केस में, ये करेंगे शेयरिंग। क्या कर लेंगे भाई, शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये शेयरिंग कर ले तो जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो भाई हमारे सिलेबस में ये वाला टॉपिक नहीं है, सीबीएसई ने इसको कट कर रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड को। कोवेलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड्स के बीच में बनता है उन्हें हम कहते हैं बेटा कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, द कंपाउंड इन विच कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। और इस कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड्स सिलेबस से कट है। ये वाला टॉपिक हमें स्टडी करना है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनाना है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के मेटल और नॉन मेटल के कंपाउंड जिनको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। क्यों, क्योंकि ऐसे कंपाउंड जिनमें भाई आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, वो अभी हम स्टडी करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड भाई कैसे बना होगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड कैसे बना होगा देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है, सोडियम लेना, ले आए भाई सोडियम। ठीक है, और सोडियम का करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, 2,8,1 होगा। ठीक है, तो लास्ट में कितना होगा सोडियम के, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो कर लिया डॉट स्ट्रक्चर से, लास्ट में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा हमें इसको रिएक्ट कराना ना क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन के लास्ट का कितना होगा भाई, 2,8,7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट में कितना होगा 7। तो हमने 7 इलेक्ट्रॉन को डॉट रिप्रेजेंटेशन से शो कर लिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लिया क्लोरीन का और सोडियम का। अब देखो सोडियम के लास्ट में है 1। ठीक है, इसको 1 करना है डोनेट, तो ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। उधर क्लोरीन को कितना चाहिए, लास्ट में 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Na पॉजिटिव बनेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, Cl नेगेटिव बनेगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अपोजिटिवली चार्ज आयन के बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और एक आयनिक कंपाउंड बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन है। देखिए सोडियम के लास्ट में वही K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट होगा, और ये क्या करेगा, इसको क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना, इसको क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा, और क्या बनाएगा भाई, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बात आई समझ में, तो इस तरह से बनेगा हमारा NaCl। ठीक है, नेक्स्ट MgCl2, मैग्नीशियम। करना कुछ नहीं है भाई, सबसे पहले मैग्नीशियम क्लोराइड का करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2,8,2। ठीक, लास्ट में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शो किए। ठीक, अब क्लोरीन, अब भाई क्लोरीन के लास्ट में होते हैं 7,
क्लोरीन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब मैग्नीशियम को क्या है भाई, वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो लाने पड़ेगा भाई दूसरा क्लोरीन, है ना, दूसरा क्लोरीन लाना पड़ेगा भाई, 2 क्लोरीन, ठीक है। एक क्लोरीन इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और दूसरा क्लोरीन भाई साहब इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो 2 क्लोरीन और एक मैग्नीशियम। Mg जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बनेगा Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो बनेगा Cl नेगेटिव। 2 क्लोरीन के एटम एक मैग्नीशियम के एटम के साथ रिएक्ट करेंगे, बनेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। मेटल नॉन मेटल, और मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई, आयनिक बॉन्ड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना, एक मेटल एक नॉन मेटल, इनके बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड। कौन सा भाई रिश्ता बनता है, रिलेशन, आयनिक बॉन्ड बनता है, और बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है ये, ठीक है ना। हमारे तुम्हारे जैसा कोई बॉन्ड नहीं है कि आज कोई आया और कल वो चला गया, है ना, ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, इतनी जल्दी टूटने वाला बॉन्ड नहीं है, ठीक। आगे ये इसका एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से शो करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, कंपलसरी अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि Mg, ठीक है, फर्स्ट आउटर मोस्ट सेल K सेल, फिर भैया L सेल, फिर M सेल, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम के पास जाएगा, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम के पास जाएगा, ठीक है। Mg पर बनेगा 2 पॉजिटिव, Cl पर बनेगा नेगेटिव, और इस Cl पर बनेगा नेगेटिव, MgCl2 क्या बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, एक फॉर्मेशन और करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड बनाते हैं, तो सबसे पहले मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 2,8,2, ठीक है, एटॉमिक नंबर 2,8,2, ठीक। अब क्या दूसरा लेना है हमें, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भाई 8 होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, ठीक है भैया। तो इसके लास्ट में कितने हुए, 2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के लास्ट में 6 हैं, 6 इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, और मैग्नीशियम को क्या कर रहे हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, ठीक है भाई, तुम ले जाओ, ठीक है, हमारे पास बहुत है, तुम ले जाओ, ठीक है। तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन पर, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, क्या बना, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, 1 2 3 4 5 6 तो पहले से थे, 2 एक्सेप्ट कर लिए, क्या बनेगा भाई, 2 नेगेटिव, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, ये दोनों आयंस अट्रैक्ट करेंगे, और क्या बनेगा भाई, MgO, एक मैग्नीशियम का एटम एक ऑक्सीजन का एटम, क्या बनाएगा, MgO, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड, ठीक, आयनिक कंपाउंड। तो इसी तरह से आप बाकी के भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है, समझ गए ना। अब आगे हमें पढ़नी है भाई प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी कि आयनिक कंपाउंड का भैया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कैसा होता है, हाई होता है, ठीक है। क्यों हाई होता है, ठीक, देखो वो बने हैं भाई अपोजिट चार्ज के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। और ये जो आयंस होते हैं ना, बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से अटैच होते हैं। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन, क्लोराइड नेगेटिव आयन, ठीक है। और इनके बीच में जो बॉन्ड है ना, आयनिक बॉन्ड, वो एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है इसकी वजह से कि जब हम इनको मेल्ट करते हैं, हीट प्रोवाइड कराते हैं, तो बहुत लॉट ऑफ हीट रिक्वायर्ड रहती है इस आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है NaCl। पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, जितने भी आयनिक कंपाउंड है सबका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, ये सभी के सभी भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। आयंस जो होते हैं ना, इनके एक रेगुलर और ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न में आयंस अरेंज होते हैं, ठीक है। ये देखो भाई आयंस है ना, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में अरेंज हो गए, इसीलिए क्या होंगे, ये बिल्कुल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है, हार्ड एंड नॉट इजीली ब्रिटल होगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है,
आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं, वही सेम रीजन, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है दो आयंस के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ठीक है। तो ये जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और इजिली ब्रिटल नहीं होते। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मॉल्टन और डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, और डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, हैंस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जब हम आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये आयोनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, आयोनाइज। जैसे NaCl है, NaCl को हम अगर आयोनाइज करें तो अगर हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना बेटा, तो NaCl ब्रेकअप होगा ना Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो ये आयंस हैं, ठीक है, ये काम करते हैं चार्ज कैरियर्स का, ये फ्री आयंस बोले जाएंगे। और ये फ्री आयंस क्या करेंगे कि भाई H2O में जब हमने इनको डिसॉल्व किया, ठीक है, और आयोनाइज किया, तो H2O में भी क्या मिलेगा हमें, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। तो बहुत सारे फ्री आयंस होंगे। ये जो फ्री आयंस है ना, ये काम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं, ठीक है। ये फ्री चार्ज कैरियर होते हैं जो जगह से दूसरी जगह चार्ज को कैरी कराते हैं। तो इन्हीं की वजह से बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी आयनिक कंपाउंड में, ठीक है। तो ये तो थी बेटा आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, ठीक है। बहुत अच्छे से हमें आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। 4-5 बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है। ये जो मेटल्स होते हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, ठीक है। ऐसा है कि भाई आसमान से टपकते हैं ना, बारिश में गिरते हैं, या भाई मार्केट में गए और खरीद लिया, ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं है बेटे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑकरेंस ऑफ मेटल, ठीक है, अलग ब्रांच है पूरी इसकी, मेटलर्जी, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं भाई, देखो मेटल्स हमें मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से, जब हम करते हैं डिगिंग, ठीक है। तो मेटल्स क्या हैं भाई, अर्थ क्रस्ट में हमारी अर्थ के पास बहुत सारा मेटल्स है। अर्थ इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स, ऑल्सो सी वाटर। सी वाटर में भी बेटा ना मेटेलिक सॉल्ट फॉर्म में बहुत सारे मेटल्स हमें मिल जाते हैं, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो यहाँ से मिलते हैं हमें मेटल्स, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अब अर्थ से हमें जो भी चीज मिल रही है, ठीक है, वो हम कहते हैं मिनरल्स। क्या है वो, सब मिनरल्स है। अर्थ हमें जो भी चीज अर्थ क्रस्ट से डिगिंग करने पर ना, प्रोसेस ऑफ डिगिंग मिलती है, तो भी जो भी नेचुरल मटेरियल्स विच, ठीक है, या फिर कंपाउंड्स के फॉर्म में, ठीक है, फाउंड इन द अर्थ, वो कहलाते हैं मिनरल्स। क्या कहलाते हैं, मिनरल्स। अब मिनरल्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब बेटा उन पर्टिकुलर चीजों में से ना कि जहां पर मेटल की प्रोबेबिलिटी मिलने की ज्यादा है, ठीक है, कि भाई यहां पर इस जगह पर सोडियम मिलेगा, इस जगह पर हमें पोटेशियम मिलेगा, ठीक है। तो जहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है और मोर कन्वीनियंटली और इजीली हम किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर रीजन को कहते हैं ओर। क्या कहते हैं, ओर, ठीक है। तो ऐसे मिनरल्स भाई जहां से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बहुत ही कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली, इजीली, ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन को कहते हैं ओर, ठीक है। और कुछ मेटेलिक ओर के नेम देखे यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे सोडियम, सोडियम नेम ऑफ वो रॉक सॉल्ट, ठीक है, रॉक सॉल्ट। और रॉक सॉल्ट से आपको क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड मिलेगा। नहीं, जो सोडियम मिलेगा ना वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हुए एक आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, NaCl फॉर्मूला होगा, ठीक है। एल्युमिनियम इसकी ओर को बेटा बोला जाता है बॉक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा, Al2O3.2H2O। ऐसे ही जिंक, जिंक अगर बेटा कैलामाइन ओर पे मिलता है ना, तो जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा। जिंक सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है तो उसको बोलते हैं जिंक ब्लेंडे, ठीक है। ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, ZnS, जिंक सल्फाइड। जिंक हमें दो पॉसिबिलिटीज हैं मिलने की। आयरन, आयरन हमें मिलता है बेटा ना आयरन थर्ड ऑक्साइड की फॉर्म में, इसकी ओर को बोलते हैं हेमेटाइट ओर, ठीक है। Fe2O3, ठीक है। और मरकरी, ठीक है, मरकरी, मरकरी सेकेंड सल्फाइड HgS, इसकी ओर को बेटा बोलते हैं किनेवर, ठीक है। ओके, समझ गए। तो बेसिकली क्या है कि और वो पर्टिकुलर जगह है ना जहां से हमें मेटल्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी विद प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली मिल जाते हैं, वो पर्टिकुलर रीजन कहलाता है। और अब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, भाई मेटल को बाहर निकालना है, ठीक है ना। तो मेटल को बाहर निकालना तो टेक्निकल प्रोसेस से बेटा मेटल को बाहर निकाला जाएगा, और वो टेक्निकल प्रोसेस जो हमें बताती है उसको हम कहते हैं मेटलर्जी, ठीक है। द टेक्निकल प्रोसेस
बाई विच अ मेटल आर एक्सट्रैक्टेड, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको प्योर फॉर्म में लाया जाता है ताकि हम उसे यूज में ला सकें, ठीक है। फिर हम उसको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, रिफाइनिंग आर नोन एज मेटलर्जी, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेटा प्रोसेस को मेटलर्जी, ठीक है। अब जब हम किसी भी मेटल को, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओर, उसकी ओर से बेटा उसको हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो हमें ना इम्प्योरिटीज उसके साथ में अटैच्ड होंगी, कुछ सैंड के पार्टिकल्स, ठीक है, सॉइल के पार्टिकल्स और अर्थ के बहुत सारी इम्प्योरिटीज उस मेटल के साथ में जो है अटैच्ड है ना, तो वो अनवांटेड, वो तो किसी काम की नहीं, जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज है उनको बेटा हम लोग बोलते हैं गंज, ठीक है, गैंग बोलते हैं, सॉरी गैंग बोलते हैं, ठीक है। पूरी की पूरी गैंग आती है साथ में जब हम ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, सैंड, अर्थ पार्टिकल, ये सब। अब इनको क्या कर देना है, इनको एक सिंपल प्रोसेस से हमें क्या कर देना है, इंप्योरिटीज को पहले क्या कर देना है, हमें हटा देना है, साफ कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, ओर को क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर और इनरिचमेंट, ठीक है। जो पहला प्रोसेस है वो यही है कि ये जो गैंग आ रही है ना साथ में पूरी की पूरी, ठीक है, सेना, सैंड, अर्थी पार्टिकल्स, ये सब, इन सबको हटाना है, ठीक है। इन सबको हटाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। दूसरा कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर इनटू मेटल। अब जो ओर है, ठीक है ना, जो ओर हमें मिली है, जैसे हमें मिली ना सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें से मेटल को अलग करना है, Na को अलग करना है, Cl को अलग करना है। सपोज दैट हमें मान लो मरकरी मिला, ठीक है, मरकरी सेकंड सल्फाइड, तो हमें मरकरी को एक्सट्रैक्ट करना है, मरकरी मेटल को, तो सल्फर को अलग करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसकी ओर में से ना सल्फर को अलग और मरकरी को अलग करेंगे। तो दूसरा काम क्या करेंगे भाई, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन ओर इनटू मेटल, और लास्ट में क्या कर लेते हैं, मेटल की रिफाइनिंग, ठीक है। बिल्कुल 100% प्योर फॉर्म में मेटल को हम ले आते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल, इसको बोलते हैं रिफाइनिंग। ये 3 प्रोसेस, ठीक है, ये 3 प्रोसेस बेटा हमें करनी पड़ेंगी, इन्हीं प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले हमने मेटल्स को कैटेगराइज करना है उनके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। देखो भाई, कुछ तो होते हैं हाई रिएक्टिव मेटल्स, कुछ तो होते हैं बहुत ज्यादा लो रिएक्टिव मेटल, और कुछ आ गए भाई मॉडरेट, ठीक है, मीडियम रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो कैटेगराइज ये किया है कि भाई जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, इनको डाला गया भाई हाई, हाई में, ठीक है। और मॉडरेट में डाला गया भाई जिंक, आयरन, लेड, ये हो गए मॉडरेट में। कॉपर, मरकरी, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये होगा आपके लेस रिएक्टिव में, ठीक है, लेस रिएक्टिव। और उस लेस रिएक्टिव में भी बेटा जो सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इनके कोई और नहीं होते, ये नेटिव फॉर्म में हमें मिलते हैं, ठीक है। ये किसी भी दूसरे एलिमेंट यानी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं कि हमें एज इट इज़ गोल्ड मिलेगा तो वहाँ पर गोल्ड ही मिलेगा, प्लेटिनम मिलेगा तो सिर्फ प्लेटिनम मिलेगा, किसी ना वो कंपाउंड के फॉर्म में नहीं मिलते, नेटिव फॉर्म में मिल जाएंगे सिंगल, ठीक है ना। तो इनको बिल्कुल अलग कर दिया है सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम को, ठीक है। बाकी की बात करेंगे ना, ये मरकरी HgS सल्फाइड के साथ मिलेगी, कॉपर, लेड, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बेटा हमें अकेले नहीं मिलेंगे, ये किसी के साथ ना पड़े होंगे, ठीक है, किसी के साथ ना मिलेंगे। अब इनको हमें अलग करना है, मेटल्स को अलग करना है। तो सबसे पहला काम भाई, जो हाई रिएक्टिव मेटल है उनको करवाना पड़ेगा हमें इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। उसके लिए कौन सी प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस है, ठीक है। और जो मॉडरेट रिएक्टिव है उनके लिए क्या कराना पड़ेगा, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद कार्बन, कार्बन के साथ रिएक्ट कराना है, इसको ना रिडक्शन कराना पड़ेगा। और तीसरा क्या है भाई, जो लेस रिएक्टिव है, हीटिंग सल्फाइड्स, रिडक्शन बाई हीट एलोन। तो ये सब अभी हम डिटेल में पूरा स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की ये जो चार्ट है, इस चार्ट को अगर आप अपने माइंड में भर लोगे, ठीक है, तो मेटलर्जी बहुत ईजी बन जाएगी आपके लिए। देखो सबसे पहला काम है हमें निकालना ओर, हमें मिली कोई भी ओर, ठीक है। अब उस ओर को पहला काम आइडेंटिफाई करना है कि वो हाई रिएक्टिव है, मॉडरेट है या फिर लो है। देखा ना, हमने जान लिया कौन से हाई रिएक्टिव होते हैं, कौन से मॉडरेट होते हैं और कौन से लो होते हैं, ठीक है। तो ये है काम, ठीक। इसके बाद में देखा कि जब हमें हाई रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए कराना पड़ेगा भाई इलेक्ट्रोलिसिस। सिंपली क्या करा देना, उस मॉल्टेन ओर की हमें इलेक्ट्रोलिसिस करा देनी है, तो हमें मिल जाएगा प्योर मेटल, ठीक है। ये प्रोसेस हो गई हाई इलेक्ट्रो, ठीक है, हाई रिएक्टिविटी की। दूसरा, अगर हमें मॉडरेट रिएक्टिव मिलता है, ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिव मिलता है, मॉडरेट रिएक्टिव के बेटा 2 चांसेस हैं, और अगर आपको कार्बोनेट मिलेगी या फिर और आपको सल्फाइड मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको कार्बोनेट और मिलती है तब क्या कराना पड़ता है, देखो सेकंड में क्या लिखा है, रिडक्शन
विद रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद कार्बन। तो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद कार्बन जब कराएंगे ना, उससे पहले हमें ऑक्साइड लाना पड़ेगा ना, इस कार्बोनेट से हमें क्या लानी पड़ेगी, ऑक्साइड लानी पड़ेगी। ऐसे जब सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलेगा तो सल्फाइड ओर से पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, ऑक्साइड बनानी पड़ेगी उस मेटल की। तो पहली बात, अगर आपको कार्बोनेट ओर के फॉर्म में मिलती है तो आपको कराना है कैल्सिनेशन। क्या कराना है, कैल्सिनेशन कराना है। और कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है ना कि जब हम इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जब हम हीट कराते हैं उस ओर को, तो हमें मिल जाएगी मेटल ऑक्साइड। अगर हमें सल्फाइड ओर मिलती है तब बेटा हमें करानी है रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग बोले तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कराना उस ओर को, तो हमें क्या मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड। आना यहीं से घूमकर यहीं पे, और यहाँ से भी यहीं पर आना है। बस ये है, कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन, और सल्फाइड और मिली है तो रोस्टिंग। कैल्सिनेशन मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करा दो, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में हीट करा दो, ठीक है। और रोस्टिंग है तो भैया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में उस ओर को हीट करा दो, मिल जाएगा ऑक्साइड ऑफ मेटल, ऑक्साइड ऑफ मेटल। फिर क्या कराएंगे, रिडक्शन टू मेटल, ठीक है, रिडक्शन टू मेटल, एल्युमिनियम के साथ भी रिडक्शन करा देते हैं, कार्बन के साथ भी रिडक्शन कराते हैं। लास्ट फाइनली क्या कराएंगे, फिर हम रिफाइनिंग कराएंगे और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक। अब लेस रिएक्टिव वाले जो है, ठीक है ना, ये जो लेस रिएक्टिव वाले कॉपर और मरकरी, ठीक है, कॉपर और मरकरी जब हमें मिलेंगे तो ये सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलेंगे। और जब सल्फाइड ओर मिलती है, देखो क्या लिखा है, सल्फाइड ओर मिलती है तो रोस्टिंग कराते हैं, तो रोस्टिंग करा देनी है, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करा देना है, तो आपको मिल जाएगा मेटल। एंड लास्ट जो मेटल है ना वो थोड़ा बहुत इम्प्योर ही रहता है, तो उसकी क्या करा देनी है, रिफाइनिंग करा देनी है, ठीक है। तो ये चार्ट बिल्कुल हमें अपने माइंड में रखना है, और हम तीनों का 1 बाय 1 एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो हमने निकालना है भाई सोडियम, हाई रिएक्टिव मेटल है सोडियम, तो हाई रिएक्टिव के लिए क्या प्रोसेस बताई भाई, करा दो इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड है ना मॉल्टेन स्टेट में, इसकी भाई करा दो इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस का देखो पूरा सेटअप तैयार किया है। उस सेटअप में क्या किया हमने, मॉल्टेन NaCl लिया, ठीक है, NaCl लिया, 2 इलेक्ट्रोड को डिपॉजिट किया, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। पॉजिटिव वाले को बोलते हैं एनोड और नेगेटिव वाले को बोलते हैं कैथोड। अब ये जो हमारा मॉल्टेन NaCl ये आयोनाइज होगा, ठीक है, NaCl ब्रेक होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। अब जो पॉजिटिव आयन है ना वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, Na पॉजिटिव उधर कैथोड की तरफ, और Cl नेगेटिव आयन है वो सारे के सारे इस पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो Na जो है ना सोडियम हमें मिल जाएगा कैथोड पर, सारा का सारा सोडियम है वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम NaCl से Na को अलग कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को बेटा कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम ना इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हमें सोडियम मेटल जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। देखो रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पर क्या होगा, देखो भाई कैथोड पर क्या होगा, ये जो Na पॉजिटिव है ना, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये Na पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। Na पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और बनेगा 2Na, ठीक। और इधर बेटा क्या होगा, ये नेगेटिव है ना Cl नेगेटिव, ये जो नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, इसने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा बेटा कहाँ से किधर की तरफ फ्लो करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इधर की तरफ है। अब जो इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो के इधर आ रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ये Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले रहा है, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, बनेगा Na, ठीक है। और ये क्लोरीन क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को इस एनोड पे दे रहा है, ठीक है। क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एनोड पे दे रहा है, ठीक है। अब इस क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो इस नेगेटिव चार्ज को क्लोरीन कैसे खत्म कर रहा है भाई, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहा है बाहर, ठीक है। तो 2 क्लोरीन के एटम है, ठीक है, तो 2 क्लोरीन के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है अपने अंदर से, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन के पास से चले गए तो वो क्या बन गया, Cl2, तो यहाँ पर आपको क्लोरीन गैस डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। तो कैथोड की रिएक्शन हो गई, एनोड की रिएक्शन हो गई, सिंपल है ना इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। हाँ भाई दूसरा, ठीक, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन 2 फॉर्म में भाई जिंक हमें मिल जाता है, या तो जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा, या अगर हमें मिल गया भाई जिंक सल्फाइड ओर की फॉर्म में, ठीक है। तो कार्बोनेट का किस्सा याद करो, जब कार्बोनेट मिलेगा तो कैल्सिनेशन और सल्फाइड ओर मिलेगा तो रोस्टिंग, ठीक है। तो कार्बोनेट ओर मिली हमें तो हमने क्या कराना है, कैल्सिनेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रही है नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करा दो,
मेटल ऑक्साइड मिल जाएगी, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, यही तो लानी है जिंक ऑक्साइड। अब अगर हमें ZnS जिंक सल्फाइड और अगर मिली, तो जिंक सल्फाइड अगर मिलेगी तो कराना पड़ेगा भाई रोस्टिंग, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट कराना पड़ेगा, तब हमें मिल जाएगी मेटल ऑक्साइड कॉल्ड जिंक ऑक्साइड। इतना कराने के बाद क्या करना है, हमें रिडक्शन विद कार्बन करा देना है, ठीक, क्या करा देना है, रिडक्शन करा देना है, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन के साथ करा देनी है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। ये कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन को लेके उड़ जाएगा, उड़ता पंछी मस्त गगन में, और हमें मिल जाएगा भाई जिंक, क्या मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा। समझ गए ना बात के लिए। तो ये मॉडरेट का किस्सा है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कार्बोनेट और है तो कैल्सिनेशन बनेगा मेटल ऑक्साइड, जिंक था तो बन गया जिंक ऑक्साइड, ठीक, और जिंक सल्फाइड है तो सल्फाइड और है ना, तो कराएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट, उसे कहते हैं रोस्टिंग, तो बनेगा मेटल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बाद में करा देना भाई रिडक्शन विद कार्बन। समझ गए ना बात के लिए। आगे भाई एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे मरकरी, कॉपर, ये लेस रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में थे। तो भाई इनका क्या प्रोसेस था कि जब सल्फाइड और मिलती है तो हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कराते हैं, रोस्टिंग करा देनी है, तो क्या मिल जाएगा हमें, मेटल ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड, ठीक है। अब इस मरकरी ऑक्साइड को क्या करना है, हमें फिर से क्या करना है, थोड़ा सा और हमें हीट कराना है, हीट करा के क्या है, जो इसमें प्रेजेंस ऑक्सीजन है उसको रिमूव करना है, ठीक है, तो हमें मिल जाएगी मरकरी, इसको बोलते हैं रिडक्शन बाय हीट, ठीक है, रिडक्शन बाय हीट एलोन, ठीक। नेक्स्ट कॉपर सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड और है ना, उसको भी वही काम कराना है, ठीक है, सल्फाइड और है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कराना है, रोस्टिंग, मिलेगा कॉपर ऑक्साइड, क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है उसको दोबारा से इसी कॉपर सल्फाइड के साथ हीट कराना है। देखो भाई जब कॉपर सल्फाइड और हमें मिलेगी तब हम उसको ऑक्सीजन के साथ हीट कराएंगे, तो जो रिमेनिंग जो बची हुई कॉपर ऑक्साइड है ना, उसको दोबारा से, सॉरी, जो बची हुई कॉपर सल्फाइड है ना, उसको दोबारा से कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा देना है, ठीक है, कॉपर सल्फाइड है उसको दोबारा से कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा देना है, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। अब ये जो कॉपर मिलेगा ना, ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये बेटा हमें इम्प्योर फॉर्म में मिलेगा। अब हम कराएंगे रिफाइनिंग, जो लास्ट प्रोसेस थी ना, थर्ड प्रोसेस रिफाइनिंग, जिस मेटल की ज़रूरत रहती है कि भाई इम्प्योर है इसको प्योर कराना, एट लास्ट मोमेंट हम कराते हैं रिफाइनिंग उसकी, और रिफाइनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। देखो रिफाइनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग, ये लास्ट प्रोसेस है, प्योरीफाइंग ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। मोस्ट वाइडली यूज, ये मेथड बेटा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से रिफाइनिंग कराते हैं। देखो भाई कराना क्या है, जैसे हमने यहाँ पर लिया है कॉपर की रिफाइनिंग, ठीक है, क्या लिया हमने यहाँ पर, कॉपर की रिफाइनिंग को लिया है, ठीक, हाँ, कॉपर की रिफाइनिंग को लिया। करना क्या है कि भाई कॉपर को हमने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, तो जो एक्सट्रैक्ट कॉपर है उसकी एक थिक रॉड को हमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करा दी, ठीक है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करा दी, थिक, ये इम्प्योर रॉड है, कैसी है बेटा, इम्प्योर रॉड है, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये क्या बन गई, एनोड, ठीक है, एनोड बन गई, एनोड रॉड है इम्प्योर, ठीक है, इसको कराना हमें प्योर। अब हम क्या कराएंगे, दूसरी तरफ एक नेगेटिव रॉड है, ठीक है, उसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो बोलते हैं उसको कैथोड, ठीक। अब देखो क्या होगा भाई, रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगी, तो जो इम्प्योर कॉपर है ना, वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जाके जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे तो ये आयोनाइज होगा, ठीक है, यहाँ से Cu2 पॉजिटिव आयंस निकलेंगे, Cu2 पॉजिटिव आयंस निकलेंगे, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव आयंस निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, Cu2 पॉजिटिव आयन, भाई देखो कॉपर है एनोड पर, ये एनोड पर है ना ये कॉपर, तो ये इम्प्योर है, जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो भाई क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना तो इस पर आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, बन गया Cu2 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाला किससे अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव से, तो Cu2 पॉजिटिव आयन है वो प्योर है, ये इम्प्योर से निकला है ना, ये इम्प्योर से निकला है, ये प्योर है। अब ये जो प्योर कॉपर है आयंस की फॉर्म में, वो धीरे धीरे क्या होगा, इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, तो इम्प्योर से सारा का सारा प्योर जो कॉपर है वो इस कैथोड पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। कैथोड पर क्या होगा, देखो ये 2 पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, वहां पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और रिएक्शन क्या बन जाएगी, 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज से क्या होगा,
न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रलाइज हो जाने के बाद बनेगा कॉपर, और कैथोड पर हमें प्योर कॉपर मिलेगा। जो भी इंप्योरिटीज है मड के फॉर्म में वो हमें नीचे यहाँ पर देखो देखने को मिलेगी। जब आयंस यहाँ से रिलीज होंगे ना तो इंप्योरिटीज नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस से हम जो है कॉपर को प्योर कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो आगे बात करते हैं, ठीक है ना। देखो आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। देखो आगे हम लोग बात करते हैं कोरोजन, ठीक है। ये टॉपिक है हमारा अब कोरोजन। कोरोजन क्या होता है भाई? द ईटिंग अप ऑफ ग्रेजुअली, ठीक है ना, ग्रेजुअली धीरे धीरे ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एनी केमिकल, ठीक है। जब किसी केमिकल या फिर मॉइस्ट एयर से कोई भी मेटल क्या होता है, ईटन अप हो जाता है ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो उस पर मेटल पर डिपॉजिट हो रहा है वो इसको ईट कर रहा है ना, उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी को भाई खराब कर रहा है, ठीक है। फिर वो किसी काम का नहीं रह जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन, ठीक है। और कोरोजन का मेन रीजन है ना कि जब हम उसको किसी भी अपने मेटेलिक ऑब्जेक्ट को ऐसे ही डैम्प एयर में, मॉइस्ट एयर में ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के, ठीक है। तो सबसे पहला जो है कोरोजन वो हम पढ़ते हैं आयरन का। आयरन के कोरोजन को कहते हैं बेटा रस्टिंग, ठीक है। रस्टिंग क्या होता है? जब हम किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को बेटा लेफ्ट कर दें डैम्प एयर में बहुत लंबे समय के लिए, ठीक है, इट गेट्स कवर्ड विद अ रेड फ्लैंकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, ठीक है। वो एक रेड फ्लैंकी सब्सटेंस उस पर डिपॉजिट हो जाएगा, उसे कहते हैं रस्ट। देखो एक यहाँ पर फिगर में, ठीक है, ये आयरन की बेटा जो है ऑब्जेक्ट है, इस पर देखो ये रेड ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस डिपॉजिट हो रखा है ना, इस पर जंग लग गई है, पूरा ये खराब हो चुका है। इधर भी जो आयरन की नेल्स हैं इन पर ये रेड रेड सब्सटेंस दिख रहा है ना, ये पूरा का, ये से रस्ट बोलते हैं। अब ये रस्टिंग होगी कैसे? देखो जब हम आयरन के ऑब्जेक्ट को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे ना तो जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर क्या होती है? ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस वाटर, उसको कहते हैं मॉइस्ट एयर। वो क्या होगी? आयरन पर डिपॉजिट हो जाएगी। तो एक रिएक्शन से शो किया है इसको, देखो आयरन 4Fe प्लस 3O2 प्लस वाटर बनेगा ना 2Fe2O3 डॉट XH2O, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बेटा रस्ट, ठीक है, ये रस्ट बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं दूसरा कोरोजन, और वो है हमारा एल्युमिनियम पर। जब एल्युमिनियम का मेटल भी ऐसे ही सिमिलरली हम ना उसको मॉइस्ट एयर में डैम्प छोड़ देंगे तब क्या होगा? एल्युमिनियम जो होता है ना उसके ऊपर एक डल लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। एल्युमिनियम जो दिखने में एकदम शाइनी सा होगा वो कैसा लगेगा आपको? डल लगने लगेगा। डल लेयर डिपॉजिट हो जाएगी किसकी? एल्युमिनियम ऑक्साइड की, ठीक है। जब ऑक्सीजन उसके ऊपर डिपॉजिट होगी तो ऑक्सीजन एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगी। एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर वो बेटा आपको कैसी लगेगी? डल लगेगी। सिल्वर कैसा लगे फिर आपको? ठीक है, डल डल सिल्वरी बोलते हैं उसको, कलर को ना, डल सिल्वरी, ठीक है, भद्दा से बिल्कुल बेकार दिखने में लगेगा, ठीक है। होता क्यों है? क्योंकि लेफ्ट इन मॉइस्चर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम द ऑब्जेक्ट एल्युमिनियम लूजेस इट्स साइन, अपनी साइन को लूज करेगा, ठीक है। ये यहां पर देखिए एल्युमिनियम का यूज किया जाता है भाई एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने में। तो एयरक्राफ्ट का कोई भी ये खराब सा पार्ट है वो पड़ा हुआ है तो ये दिखने में पूरा आपको डल लग रहा है, ठीक है। इसको कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम बोलते हैं। नेक्स्ट है कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर भी भाई कोरोड होता है, और कॉपर जब कोरोड होता है ना तो कॉपर के ऊपर आप देखो ग्रीन कलर की एक कोटिंग लेयर आ जाती है, ठीक है। कॉपर का कलर जो है रेड होगा, रेड ब्राउन सा, ठीक है, शाइनी सा सरफेस रहेगी। लेकिन जब इसके ऊपर कोरोजन हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा ये बेकार, तो एक ना ग्रीन कलर की कोटिंग आएगी। अब ये कॉपर का कोरोजन कैसे होता है? कॉज क्या है इसके पीछे? जब हम कॉपर के मेटल को ना, मेटल कॉपर को कोरोड होगा इन मॉइस्ट एयर, ठीक है, वही सेम बात है, मॉइस्ट एयर में छोड़ देंगे तो फॉर्म एक ग्रीन सब्सटेंस, एक ग्रीन सब्सटेंस इसके ऊपर फॉर्म होगा, इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और ये होता क्यों है? कॉपर के जो ऑब्जेक्ट्स है वो ना एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, CO2 गैस इन पर डिपॉजिट हो जाती है और ये बनता है ना CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, ये ग्रीन कलर की कोटिंग है। अब ये हो गया कॉपर कोरोड, ठीक है। तो ये था कोरोजन ऑफ कॉपर। नेक्स्ट है कोरोजन ऑफ सिल्वर, ठीक है। सिल्वर कोरोजन, देखो सिल्वर जो है वो क्वाइट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन फिर भी ये भी कोरोड हो जाती है ग्रेजुअली। और कैसा हो जाएगा? सिल्वर से टर्न ब्लैक, ठीक है। सिल्वर कैसी हो जाएगी? टर्न ब्लैक बाय रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट भैया हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसके साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म बना लेगी किसकी? ब्लैक कोटिंग एक डिपॉजिट हो जाएगी ऑफ सिल्वर सल्फाइड की, और सिल्वर भी इस तरीके से क्या हो जाता है भाई? कोरोड हो जाता है। देखिए आगे केस है गोल्ड एंड प्लेटिनम का,
ठीक है, गोल्ड एंड प्लेटिनम का। ये भाई कोरोजन के खिलाफ है, ठीक है, हाईली रेजिस्टेंट हैं कोरोजन के, इन पर कोरोजन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है। देखो गोल्ड एंड प्लेटिनम आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन सिंस दे डज नॉट कोरोड एंड डज नॉट लूज देयर शाइन, और ये अपनी शाइन जल्दी से लूज नहीं करते, काफी लॉन्ग टाइम तक एज इट इज शाइन करते रहते हैं। तो इसीलिए ज्वेलरी के लिए बेटा गोल्ड और प्लेटिनम सबसे सुटेबल मेटल है, ठीक है, और ये काफी ज्यादा इसीलिए जो है अपनी इस क्वालिटी की वजह से बहुत ज्यादा कॉस्टली है गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। अब इसी के ऊपर एक कोरोजन के ऊपर क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई 2023 में आया है, 2023 में क्या है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट कोरोड इन मॉइस्ट एयर, कौन सा मॉइस्ट एयर में कोरोड नहीं होता है? कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर। सो सबसे रेजिस्टेंट कौन है, खिलाफ कौन है भाई कोरोजन के? गोल्ड है ना, गोल्ड वो है, कोरोड नहीं होता। राइट आंसर गोल्ड हो जाएगा। अब इस कोरोजन को रोकने के लिए हमें ना प्रिवेंशन मेथड पढ़ने हैं, ठीक है, पता होने चाहिए भी कौन कौन से वो मेथड है जिनसे हम कोरोजन को रोक सकें, ठीक है। देखो नेक्स्ट, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। देखो पहला काम, हम अपने जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर अगर हम पेंट करें तो पेंट की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, एक तो वो दिखने में अट्रैक्टिव लगेंगे, दूसरा जो पेंट की लेयर है वो फर्दर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो भी कॉजेज हैं, जिन गैसेस को डिपॉजिट होने से, है ना, मेन कारण तो भाई ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन को डिपॉजिट होने से कि मेटल से कांटेक्ट से रोकेगी कौन? पेंट की लेयर। तो एक लेयर करेंगे पेंट की, ठीक है, इस तरह ऑयलिंग कर सकते हैं। तो ऑयल की लेयर भी काम भाई करना है कि जो ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, सल्फर डाइऑक्साइड आ रही है, उसको क्या ना डिपॉजिट होने से रोकना है, मेटल के कॉन्टेक्ट में आने से रोकना है। तो बीच में बना दी एक लेयर, है ना, बिल्कुल एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है जैसे कि समझ लो, ठीक है। तो वही वाली बात हो गई। ग्रीसिंग कर देते हैं, स्मूथ सरफेस हो जाती है, ग्रीसिंग की लेयर भी क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। आगे गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जिंक की लेयर को डिपॉजिट कर दिया जाता है आयरन के ऊपर, ठीक है। आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक की लेयर को डिपॉजिट कर दिया जाता है। कैसे करते हैं? देखिए, मेल्टेड जिंक होता है पूरा, और मेल्टेड जिंक में आयरन के ऑब्जेक्ट को डिप करते हैं, ठीक है। जब आयरन के ऑब्जेक्ट को डिप करते हैं तो उसके ऊपर एक अच्छी सी जिंक की कोटिंग आ जाती है, उसे हम कहते हैं गैल्वनाइजेशन। ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देंगे तो दिखने में थोड़ा आपको इस कलर का लगेगा। दूसरा, हम क्रोम की प्लेटिंग कर देते हैं, ठीक है। क्रोम की प्लेटिंग सिमिलरली ऐसे की जाती है, आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रोमियम, है ना, क्रोम की प्लेटिंग को है डिपॉजिट कर देते हैं। अब ये क्रोम की प्लेटिंग क्या होती है? ये भी कोरोजन के हाईली रेजिस्टिव है, ठीक है। अब ऊपर वाली जो लेयर है उसके ऊपर आएगी डिपॉजिट होने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन अंदर तो ऑक्सीजन सेफ हो गया ना, सॉरी, अंदर तो आयरन सेफ हो गया ना। तो ऊपर से दूसरा फायदा बेटा ये है ना क्रोम प्लेटिंग का, कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं ये यूटेंसिल्स, यानी जो भी ऑब्जेक्ट हम क्रोम प्लेटिंग से करते हैं ये बहुत ज्यादा शाइनी हो जाते हैं, ठीक है। और लास्ट हम क्या कर सकते हैं भाई? एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या करते हैं? जैसे भी जो एल्युमिनियम पर कोरोजन लग रहा है तो वो क्या बना रहा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है जिससे एल्युमिनियम डल लगता है, ठीक है। तो हम पहले से ही क्या करते हैं? एक थिक लेयर बना देते हैं, किसकी? एल्युमिनियम ऑक्साइड की। एक थिक लेयर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एल्युमिनियम के ऑब्जेक्ट्स पर डिपॉजिट कर देते हैं, इसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग। पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, ये जो है प्रिवेंशन मेथड है, ठीक है, अगेंस्ट कोरोजन, ठीक है, कोरोजन को रोकने के लिए, फ्रॉम द कोरोजन, ठीक है। तो ये था बेटा आज का हमारा चैप्टर, ठीक है। आई होप वेरी वेल आपको बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों समझ आया होगा, ठीक है ना। अब हमें ना इस चैप्टर से क्या करना है? देखो अब लग रहा है ना लेंदी, बिल्कुल नहीं लग रहा लेंदी, 8 से 10 नंबर पक्के हो गए, ठीक है ना। हमारे 8 to 10 मार्क्स कंफर्म है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि अब हमें इस चैप्टर से बनाना है अपना बॉन्ड, ठीक है। तुम लोग क्या करते हो भाई? बॉन्ड कहीं और बनाने लग जाते हो, फिर कहते हो सर जी चैप्टर समझ नहीं आ रहा है। तो कहीं और अभी नहीं बॉन्ड बनाना है, अभी का जो टाइम है बिल्कुल पीक टाइम है बेटा एग्जाम का, अभी हमें बॉन्ड बनाना है अपने, ठीक है, इस चैप्टर से, और 8 से 10 नंबर करने हैं पक्के, ठीक है। तो आई होप प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से आज ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टूडेंट्स टाटा बाय बाय, है ना, हैव अ नाइस डे।